नमस्ते। मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जेएलएन कॉलेज चक्रधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। पब्लिक फाइनेंस पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि निजी वित्त और सार्वजनिक वित्त में क्या अंतर है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पब्लिक फाइनेंस क्या है और उसका स्कोप और उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो नेचर के बारे में हम लोगों ने स्टडी नहीं किया था। तो पब्लिक फाइनेंस का नेचर यानी कि प्रकृति, इसको जानने के लिए पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस यानी कि सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में अंतर जानना बहुत जरूरी है। इन दोनों में आप अंतर जान जाइएगा तो लोक वित्त की प्रकृति भी आपको समझ में आ जाएगी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि लोक वित्त और निजी वित्त में क्या अंतर है। चलिए हम लोग कुछ पॉइंट के आधार पर दोनों में अंतर की बातें करते हैं। सबसे पहला हम लोग अंतर देखेंगे वो है आय और व्यय का समायोजन। लोक वित्त यानी कि सार्वजनिक वित्त, सार्वजनिक वित्त में क्या होता है, सरकार पहले व्यय करती है और उसके बाद आय प्राप्त करने का प्रयास करती है। जितना सरकार ने खर्च किया है उसी के हिसाब से वो आय प्राप्त करने का प्रयास करती है। लेकिन निजी वित्त में क्या होता है, निजी वित्त में लोग पहले आय प्राप्त करते हैं और आय के हिसाब से व्यय को समायोजित करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में आय और व्यय के समायोजन में क्या अंतर है। सरकार पहले व्यय करती है और उसके बाद आय प्राप्त करती है, और जबकि कोई व्यक्ति पहले आय प्राप्त करता है और उसके बाद में वह व्यय करता है। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे कि दोनों में अंतर वो है दोनों के उद्देश्यों में अंतर होता है। एक व्यक्ति जो है वो अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए वो व्यय करता है और अपने निजी हित के लिए वो व्यय करता है, खर्च करता है। लेकिन सरकार जो है, सरकार सामाजिक हित के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए और पूरे देश के लिए सरकार खर्च करती है। तो दोनों के उद्देश्य में अंतर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ऋण प्राप्त करने का जो क्षेत्र होता है उसके दृष्टिकोण से दोनों में क्या अंतर है। एक व्यक्ति का पहचान लिमिटेड लोगों तक होता है और वो लिमिटेड लोगों से ही ऋण ले सकती है, कर्ज ले सकती है, और वो भी लिमिटेड अमाउंट में ही ले सकती है जितना वो पे करने सकेगा। लेकिन ऋण प्राप्त करने के संदर्भ में सरकार का दायरा बहुत बड़ा होता है। सरकार बहुत लोगों से ऋण प्राप्त कर सकती है। सरकार चाहे तो अपने देश के अंदर भी आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्त कर सकती है, या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने देश के बाहर विदेशियों से भी वो, या विदेशी सरकार से या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से भी वो ऋण प्राप्त कर सकती है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखें कि एक व्यक्ति का जो ऋण प्राप्त करने का जो स्कोप रहता है वो छोटा रहता है, लेकिन सरकार का ऋण प्राप्त करने का स्कोप जो होता है वो बड़ा होता है। ऋण प्राप्त करने का दायरा उसका बड़ा होता है और अमाउंट भी सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर्ज ले सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि दोनों के बीच में बाध्य करने की शक्ति में अंतर होता है। बाध्य करने की शक्ति मतलब एक व्यक्ति को जब कर्ज चाहिए तो वो किसी और को वो बाध्य नहीं कर सकता है कि मुझे कर्ज दो, लेकिन सरकार जो है वो लोगों को बाध्य कर सकती है कर्ज लेने के लिए। सरकार कर के माध्यम से हम लोगों से पैसा लेती ही है। इसके अतिरिक्त जिस तरह से हम लोग ये सोच सकते हैं कि पीएफ फंड वगैरह होता है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकार ये तय कर देती है कि आपका पेमेंट का एक निश्चित हिस्सा आपका इतना सैलरी से कटने वाला है, और उस पैसे को सरकार ऋण के रूप में लेके इस्तेमाल कर सकती है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सरकार जो है वो हम लोगों को यानी कि व्यक्तियों को ऋण देने के लिए बाध्य कर सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति कोई दूसरा को ऋण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। आगे हम लोग देखेंगे इसके अंतर के बारे में, वो है कि ऋण लेने की समय अवधि में अंतर होता है।
एक व्यक्ति जो है वो अल्पकालीन टाइम के लिए यानी कि अल्पकालीन समय के लिए ही वो ऋण ले सकता है, दीर्घकालीन समय के लिए वो ऋण नहीं ले सकता है, क्योंकि दीर्घकाल में तो बेचारा खुद ही मर जाएगा, तो फिर उसका कर्ज कौन पे करेगा। लेकिन सरकार जो है वो सरकार लॉन्ग टाइम के लिए, दीर्घकाल तक के लिए वो कर्ज ले सकती है, क्योंकि एक सरकार कुर्सी पर होती है, एक पार्टी कुर्सी पर होती है, अगर वो पार्टी हट जाती है तो जो दूसरी पार्टी आएगी वो उस कर्ज को लौटाएगी, ये उसका दायित्व हो जाएगा। तो सरकार जो है वो दीर्घ अवधि के लिए भी लोन ले सकती है, कर्ज ले सकती है। नेक्स्ट हम लोग अंतर देखते हैं और वो है कि गोपनीयता में अंतर होता है। एक व्यक्ति कितना आय प्राप्त करता है, कितना व्यय करता है, ये वो गोपनीय ढंग से वो रख सकता है, गुप्त रूप से वो रख सकता है, छिपा के रख सकता है, जरूरी नहीं है कि वो किसी और को बताए। लेकिन सरकार जो है, सरकार कितना आय प्राप्त कर रही है और कितना व्यय कर रही है, इसको वो गोपनीय ढंग से वो नहीं रख सकती है। वो प्रत्येक व्यक्ति को उसको हिसाब देना पड़ता है, प्रत्येक लोगों को उसको दर्शाना पड़ता है कि वो कितना आय प्राप्त की और कितना व्यय की, क्योंकि सरकार का जो बजट होता है वो गोपनीय नहीं होता है, लेकिन एक व्यक्ति का जो बजट होता है वो गोपनीय, वो उसको रख सकता है। नेक्स्ट हम लोग इसमें अंतर देखेंगे और वो है जोखिम उठाने में अंतर। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं उठाता है अपने खर्चों को लेके, लेकिन एक सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा जोखिम उठा सकती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि सरकार जो है वो दीर्घकाल के लिए कर्ज ले सकती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट वो कर्ज लेती है। तो जब सरकार दीर्घकाल के लिए कर्ज लेती है, ज़्यादा अमाउंट में कर्ज लेती है और उसको किसी कार्यों में लगाती है, तो उस कार्यों से रिटर्न्स आने में भी टाइम लगता है। और ज़रूरी नहीं है कि सरकार जितना सोच के खर्च की है रिटर्न्स उतना ही आए, उससे कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। तो इस प्रकार सरकार जो है बड़ी बड़ी योजनाओं को करने के लिए सरकार जोखिम भी उठाती है, बड़े बड़े खर्च से संबंधित जोखिम उठाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाता है। नेक्स्ट हम लोग सरकारी व्यय और निजी व्यय में हम लोग देखेंगे अंतर के रूप में, और वो है कि संपत्ति को जब्त करने का जो अधिकार होता है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का संपत्ति को जब्त नहीं कर सकता है, लेकिन एक सरकार जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति का संपत्ति को जब्त कर सकता है। जैसा हम लोग देखते हैं कि वो फाइन चार्ज करता है, जुर्माना लेता है, तो इस ढंग से कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से भी वो पैसे को ले सकता है। तो सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में अंतर हम लोग कुछ कुछ मुख्य बातों पर हम लोगों ने इसका अंतर किया, लेकिन अगर आप बहुत गहराई से आप इसको स्टडी करोगे तो दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि एक ही अर्थव्यवस्था में सरकार भी है और व्यक्ति भी है, और जो भी सरकार व्यय करती है वो व्यक्तियों तक जाता है और फिर दोबारा उन्हीं पैसों को सरकार कर के रूप में रिटर्न्स अपने और वो ले लेती है। तो इस तरह से ये एक सर्कुलर फ्लो जो है वो चलते रहता है। लेकिन चूंकि हम लोगों को ये लोक वित्त का नेचर हमें जानना है, इसीलिए हम लोग लोक वित्त और निजी वित्त में अंतर को हम लोग जरूर समझेंगे, ताकि लोक वित्त का नेचर का एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में वो क्लियर हो सके। तो आई होप आज के इस वीडियो से आप लोगों को जरूर ये समझ में आया होगा कि लोक वित्त और निजी वित्त में प्रमुख अंतर क्या क्या है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। दूसरे वीडियो में मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।